Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 8th May 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about governor's role during a hung assembly. Important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. हंग असेंबली होता क्या है? देखिए, हंग असेंबली इज ए सिचुएशन जब इलेक्शन कराने के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या प्री पोल अलायंस जैसे कि बीजेपी लेड प्री पोल अलायंस है यूनियन लेवल पे, एनडीए, कांग्रेस लेड एक प्री पोल अलायंस है यूनियन लेवल पे जिसका नाम है यूपीए। तो मतलब इलेक्शन से पहले ही कुछ पार्टियां मिल करके आपस में अरेंजमेंट कर लेती हैं और सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेती हैं कि इतनी सीटों पे आप इलेक्शन लड़ेंगे, बाकी सीटों पे कोई और पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। तो इस तरह के अरेंजमेंट्स को कहा जाता है प्री पोल अलायंस। किसी भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी ना आए या किसी भी प्री पोल अलायंस ग्रुप को मेजॉरिटी ना आए, ऐसे सिचुएशन में कहा जाता है हंग असेंबली। अब रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में, उसी दौरान तमिलनाडु में भी इलेक्शन हुआ और तमिलनाडु में हंग असेंबली की सिचुएशन बन रही है। वहां पे 3 मुख्य पार्टियां हैं अभी। एक नई जो पार्टी बनी रिसेंटली वहाँ के एक्टर सुपरस्टार विजय ने बनाई, पार्टी का नाम है द टीवीके। द टीवीके को मिले सबसे ज़्यादा सीटें, 108 सीटें आउट ऑफ 234 मेंबर असेंबली। बट अभी भी उनकी मेजॉरिटी पूरी नहीं हो रही है बिकॉज मेजॉरिटी के लिए उनको 117 वाला आंकड़ा पार करना होगा। उनको 118 सीटें चाहिए होंगी और उनके पास 108 सीट्स हैं, मतलब 10 सीटें कम है उनके पास मेजॉरिटी से। दूसरे नंबर पे है जो अभी तक की रूलिंग पार्टी थी डीएमके, उसकी इस बार सिर्फ 59 सीट्स हैं। तीसरे नंबर पे एआईडीएमके, उसके पास सिर्फ 47 सीट्स हैं। तो किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं है, किसी सिंगल पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, किसी प्री पोल अलायंस के पास मेजॉरिटी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में कहा जाता है हंग असेंबली। अब हंग असेंबली के केस में गवर्नर का रोल काफी बढ़ जाता है, क्योंकि नॉर्मली प्रेसिडेंस है या नॉर्म है कि जिस पार्टी को या प्री पोल अलायंस को मेजॉरिटी मिलेगी उसके लीडर को इनवाइट करते हैं गवर्नर टू कम एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। एक बार जब उसके लीडर को इनवाइट किया जाता है और वो सरकार बनाने का इनविटेशन फ्रॉम द गवर्नर को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके बाद उस पार्टी के हेड को, जो भी जिसको भी वो पार्टी चुनती है, उसको फिर चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके चीफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के बेसिस पे उनको भी अपॉइंट किया जाता है। फिर सबकी ओथ सेरेमनी होती है और उसके बाद उनको ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है। तो जनरली जब इलेक्शन के दौरान मेजॉरिटी हो जाती है तो उस केस में गवर्नर के पास कोई खास डिस्क्रिशनरी पावर है नहीं। जो भी पार्टी है जिसके पास मेजॉरिटी है या प्री पोल अलायंस जिसके पास मेजॉरिटी है, उसके लीडर को बुलाना है, गवर्नमेंट फॉर्म कराना है, ओथ दिलाना है एंड देन गवर्नमेंट विल रन एज यूजुअल। लेकिन जब हंग असेंबली होती है तब गवर्नर का रोल बढ़ जाता है, क्योंकि अब उनको चुनना है कि जो ऑप्शंस हैं उनमें से किसको इनवाइट करें टू फॉर्म गवर्नमेंट। अब यहां पे फिर पॉलिटिसाइजेशन का स्कोप बन जाता है, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर। और कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है स्टेट के अंदर जो अपोजिशन में है एट द यूनियन लेवल, तो फिर कभी कभार ऐसा माना जाता है कि सेंटर में मेडल इनटू द गवर्नमेंट फॉर्मिंग प्रोसेस इन द स्टेट थ्रू द गवर्नर। तो ऐसी एक्टिविटीज ना हो, गवर्नर पूरी तरह से इम्पार्शियल तरीके से काम करे। इसी कॉन्टेक्स्ट में सरकारिया कमीशन ने रिकमेंडेशंस दिए थे। तो सरकारिया कमीशन बनाई गई 1983 में with the goal of giving certain suggestions to improve state center relations। उसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने गाइडलाइंस दिए थे कि व्हाट गवर्नर्स शुड डू ड्यूरिंग अ हंग असेंबली। तो उन्होंने एक एक ऑर्डर दिया सरकारिया कमीशन ने कि गवर्नर के पास ऐसा नहीं कि उनके पास कोई कंप्लीट डिस्क्रिशनरी पावर है इन केस ऑफ हंग असेंबली की जिसको मर्जी आए उसको इनवाइट कर दें तो फॉर्म गवर्नमेंट। नो,
In that case also, in case of hung assembly also, गवर्नर हैज टू फॉलो दिस ऑर्डर और शुड फॉलो दिस ऑर्डर। सरकारिया कमीशन तो रिकमेंडेशन ही दे सकता है, तो उसने रिकमेंडेशन दी है कि जो प्री पोल अलायंस होगी विथ लार्जेस्ट नंबर, उसको पहले इनवाइट किया जाए। अगर वो नहीं फॉर्म कर पा रही है गवर्नमेंट, वो इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं कर रही है, देन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को इनवाइट किया जाए। अगर वो भी एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे हैं इनविटेशन का, या फिर फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं गवर्नमेंट, देन इलेक्शन के बाद जो कोलिशन बने हैं उनको इनवाइट किया जाए। बहुत बार इलेक्शन के बाद पार्टियां साथ में आ जाती हैं और कोलिशन बनाती हैं, तो प्रायोरिटी में उनको तीसरे नंबर पे रखना है ड्यूरिंग हंग असेंबली फॉर इनविटेशन इन ऑर्डर टू फॉर्म गवर्नमेंट। और अगर ये भी नहीं बना पा रहे हैं, देन पोस्ट इलेक्शन कोलिशन रिसीविंग आउटसाइड सपोर्ट। आउटसाइड सपोर्ट ऐसा होता है कि मान लीजिए 3 पार्टियां हैं ए बी सी, जो कोलिशन बना करके सरकार बनाना चाहती हैं, लेकिन उसमें से जो पार्टी सी है उसका कहना है कि मैं आपको फ्लोर ऑफ द असेंबली पे सपोर्ट तो कर दूंगा इन ऑर्डर टू फॉर्म गवर्नमेंट, लेकिन आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मींस हमारे जो लेजिस्लेटर्स होंगे दे वोंट बी एग्जीक्यूटिव्स, दे वोंट बी पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री। तो ऐसे सपोर्ट को कहा जाता है आउटसाइड सपोर्ट। तो पार्टी सी जो है आउटसाइड सपोर्ट दे रही है, अगर वो ऐसे कहे कि हम लोग मिनिस्ट्री नहीं लेना चाहते, एग्जीक्यूटिव पोस्ट में नहीं जाना चाहते। तो पोस्ट इलेक्शन कोलिशन रिसीविंग आउटसाइड सपोर्ट को लीस्ट प्रायोरिटी दी जानी है। इस तरीके से इस सीक्वेंस में इनवाइट करना है गवर्नर को। मतलब गवर्नर डज नॉट हैव अ कंप्लीट डिस्क्रिशनरी पावर ऑन हिज ओन। साथ ही साथ जिसको भी इनवाइट किया जाएगा, अगर वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, देन चीफ मिनिस्टर विल बी फॉर्म्ड, उनको ओथ वगैरह दिलाई जाएगी। नाउ द चीफ मिनिस्टर मस्ट प्रूव मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, यानी कि फ्लोर टेस्ट को पास करना होगा विद इन 30 डेज। ऐसा ना हो कि हंग असेंबली में गवर्नमेंट बनवा दें और वो सरकार 6-8 महीने अपना काम कर ले विदाउट प्रूविंग मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया था सरकारिया कमीशन ने विथ रेस्पेक्ट टू गवर्नर्स रोल ड्यूरिंग हंग असेंबली। स्टेटमेंट ये है कि गवर्नर्स टास्क इज टू सी दैट अ गवर्नमेंट इज फॉर्म, but not to try to form a government that will pursue policy that he approves। ऐसा ना हो कि हंग असेंबली के केस में गवर्नर कोशिश करें कि ऐसी सरकार बनवा दूं जो मेरे फेवर में काम करे या मेरे हिसाब से काम करे। नो, दैट शुड नॉट बी द रोल ऑफ द गवर्नर। गवर्नर का लक्ष्य बस सरल होना चाहिए कि सरकार बनवानी है एक ट्रांसपेरेंट रूल बेस्ड तरीके से, ना कि ऐसी सरकार बनवा दे जिससे हमें फायदा हो जाए या हमारे इंटरेस्ट को फुलफिल करे। फिर साल 2007 में एमएम पुंछी कमीशन बनाई गई विद द सेम गोल टू गिव सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। एमएम पुंछी कमीशन ने भी एम्फेसाइज किया ऑन न्यूट्रलिटी ऑफ गवर्नर ड्यूरिंग हंग असेंबली। तो जिस तरह की बातें सरकारिया कमीशन ने की, वैसी ही बातें पुंछी कमीशन ने भी की विद रेस्पेक्ट टू गवर्नर्स रोल ड्यूरिंग हंग असेंबली। दोनों ने अपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दिए हैं कि किस तरीके से इनवाइट किया जाना है अलग अलग ग्रुप्स को इन ऑर्डर टू फॉर्म गवर्नमेंट। लेकिन डिस्पाइट सजेशंस फ्रॉम सरकारिया कमीशन एंड पुंछी कमीशन रिगार्डिंग न्यूट्रलिटी ऑफ द गवर्नर ड्यूरिंग हंग असेंबली, कभी कभार ये जो न्यूट्रलिटी वाला प्रिंसिपल है वो वायलेट होता हुआ देखा जाता है एज फार एज गवर्नर्स रोल इज कंसर्न। 2018 में BJP was invited first despite Congress and JDS alliance had larger seats. In Karnataka, in Goa and Mizoram in 2017, Congress was the largest party, but BJP formed the government with support of smaller parties. अब यहाँ पे समझिए, मामला BJP कांग्रेस ये सब नहीं है। होता क्या है कि जिस भी पार्टी की सरकार होती है यूनियन लेवल पे, उन्हीं के हिसाब से गवर्नर्स अपॉइंट होते हैं। ये किसी एक पार्टी का नहीं है, ये 1959 से कांग्रेस के टाइम से ही चला आ रहा है। इवन ड्यूरिंग जवाहरलाल नेहरू जी वाज जब प्राइम मिनिस्टर, तब से चला आ रहा है कि सेंटर अपॉइंट करता है गवर्नर को, और गवर्नर जो हैं वो फिर कभी कभार थोड़ा पार्टीशन तरीके से, यानी कि वेस्टेड इंटरेस्ट से काम कर देते हैं ऑन डायरेक्शन ऑफ द यूनियन लेवल। और अगर हंग असेंबली की सिचुएशन होती है तो फिर वो यूनियन के डायरेक्शन के हिसाब से वैसी पार्टियों को इन्वाइट करना चाहते हैं जो यूनियन के फेवर में काम करे इन ऑर्डर टू फॉर्म गवर्नमेंट। तो दीज आर जस्ट कमीशंस। अब कमीशंस के रिकमेंडेशंस तो एज इट इज इंप्लीमेंट होंगे नहीं, तो गवर्नर स्टिल डे समटाइम्स मेडल
and act in non-transparent manner in case of hung assembly, that is a matter of concern. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वीकनिंग ऑफ अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, AMOC. Important from our syllabus GS paper 3 environment point of view, especially with respect to subtopic climate change. देखिए, सबसे पहले ये AMOC होता क्या है वो समझेंगे. Then we will understand weakening of AMOC and then we'll see how it is going to impact us. बट ये सब कुछ समझने से पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ओशन करेंट्स के बारे में कि कैसे ओशन करेंट्स बनते हैं. आपको ओशन करेंट्स कैसे फॉर्म होते हैं, उनका क्या रोल होता है, मुझे पता है, उम्मीद है कि आपको फाउंडेशन क्लास में अच्छे से सिखाया गया है मृदुल सर द्वारा. लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे क्विकली कुछ बेसिक बातें रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि उसके बाद हम लोग AMOC को अच्छे से समझ पाएंगे. देखिए, ओशन करेंट्स होते क्या है. सरल भाषा में कहें तो ओशन करेंट्स आर लाइक रिवर इन द ओशन. जैसे लैंड पे नदियां चलती हैं वैसे ही ओशन के अंदर रिवर्स हैं, ओशन करंट. एक स्ट्रीम ऑफ वाटर कीप्स ऑन मूविंग, स्टीडी तरीके से, स्लो तरीके से, बट एक स्ट्रीम ऑफ वाटर कीप्स ऑन मूविंग इन द ओशन. तो एक स्ट्रीम मूव कर रहा है, बाकी पानी स्टैग्नेंट है लेकिन एक स्ट्रीम मूव कर रहा है और इसी स्ट्रीम को जो ओशन के अंदर मूव करता रहता है उसको कहते हैं हम लोग ओशन करंट. अब ये ओशन करंट फॉर्म कैसे होता है, इसके पीछे का कारण क्या है. तो देखिए, इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा हीटिंग होती है बिकॉज ऑफ डायरेक्ट इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आर डायरेक्ट नियर द इक्वेटर. तो होता क्या है कि इक्वेटर के पास का पानी थोड़ा सा वार्म हो जाता है, ज्यादा गर्म हो जाता है इन कंपैरिजन विथ वाटर इन टेम्परेट या पोलर रीजन. इक्वेटर के पास का पानी जब गर्म होगा तो थोड़ा सा एक्सपैंड होगा तो उसकी लेवल जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन विद द पोलर एरियाज. यहाँ का पानी वार्म हो गया, एक्सपैंड हो गया. अब एक्सपैंड होने के बाद यहाँ पे पानी का लेवल थोड़ा बढ़ गया इन कंपैरिजन विद द पोलर एरिया एंड नाउ वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द इक्वेटर्स एरिया टू द पोलर एरिया बिकॉज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ का पानी ज्यादा हाइट पे है, यहाँ कम हाइट पे है. ये एक कारण है, ये उतना महत्वपूर्ण कारण नहीं है. दूसरा कारण कोरियोलिस फोर्स है, अर्थ कीप्स ऑन रोटेटिंग, तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगता है. कोरियोलिस फोर्स के बारे में, विच इज एन इनर्शियल फोर्स, जिसका अर्थ के रोटेशन के कारण कोरियोलिस फोर्स या इनर्शियल फोर्स लगता है, उसके बारे में मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा. मैं सिंप्लीफाई करते हुए बता रहा हूँ आपको कि फिर से देखिए, इनकमिंग सोलर रेडिएशन ज्यादा है यहाँ पे इक्वेटर एरिया में, तो यहाँ का पानी वार्म होगा तो यहाँ का पानी का लेवल बढ़ेगा. जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो रिलेटिवली एक स्लोप सा क्रिएट होगा, बहुत जेंटल ही सही लेकिन एक स्लोप क्रिएट होगा इक्वेटर से पोल्स की तरफ, और फिर पानी यहाँ से इक्वेटर से पोल्स की तरफ धीरे धीरे बहना शुरू होगा. और जब ये पानी धीरे धीरे बहना शुरू होगा तो साथ ही साथ चूंकि अर्थ हमारी घूम रही है तो उस कारण से पानी थोड़ा सा ईस्टवर्ड कलेक्ट होना भी शुरू हो जाता है. ऐसा नहीं कि एक शीट ऑफ वाटर मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, ऐसा शीट ऑफ वाटर डज नॉट मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल. वो अर्थ थोड़ी सी हमारी घूम रही है तो धक्का सा लगता है इस शीट ऑफ वाटर के ऊपर. यहाँ पे मान लीजिए कि पानी गर्म हुआ, राइज होगा, और राइज होने के बाद ये पोलर एरियाज में मूव करना शुरू करेगा. लेकिन अर्थ के रोटेशन के कारण ये पानी थोड़ा सा ईस्टर्न साइड में कलेक्ट होता है और फिर ये इक्वेटर से पोल की तरफ ऐसे ईस्टर्न रीजन में एक स्ट्रीम की तरह, ना कि एक शीट की तरह, पानी मूव करते हुए पहुंचेगा पोल्स में. और पोल्स तक जाते जाते पानी ठंडा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है. जब पानी ठंडा हो जाता है तो वो जम जाता है, फ्रीज होकर के आइस बन जाता है. तो वार्म वाटर चला इक्वेटर से पोल पे पहुंचा, आइस बन गया. अब जब वार्म वाटर था तो उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट ज्यादा था बिकॉज व्हेन टेम्परेचर इज हाई इन द वाटर इट्स एबिलिटी टू होल्ड सॉल्ट इज मोर. वो वार्म वाटर जब पहुंचा इक्वेटर के पास, इक्वेटर से पोल के पास, वहां पे वो वार्म वाटर धीरे धीरे ठंडा हो गया और उसके बाद धीरे धीरे वो फ्रोजन हो गया, आइस में कन्वर्ट हो गया. तो आइस में कन्वर्ट होने के कारण होगा क्या कि उस वाटर के अंदर जो सॉल्ट था वो रिलीज हो जाएगा. आइस विल नॉट बी एबल टू होल्ड द सॉल्ट. तो ये पानी जब इक्वेटर से चला था तो खूब सारा सॉल्ट लेकर के अपने साथ चला था. पोल तक जाते जाते पानी तो फ्रीज हो गया,
आइस में कन्वर्ट हो गया और पानी अपने अंदर का सॉल्ट रिलीज कर देगा। सॉल्ट रिलीज हो गया, तो यहां से पानी आया सॉल्ट लेते हुए, पोल्स पे पहुंचा, वहां पे उसने अपने अंदर का सॉल्ट रिलीज कर दिया। अब ये जो सॉल्ट यहाँ पे रिलीज हुआ जस्ट बीनीथ दिस पोलर रीजन, तो पोलर एरिया में ऊपर तो आइस जमा हुआ है, लेकिन नीचे जो पानी है उसमें लगातार सॉल्ट आ रहा है, कलेक्ट हो रहा है, और वो सॉल्ट जो है ऊपर वाले आइस से आ रहा है। इस कारण से नीचे का पानी बहुत हेवी हो जाता है, क्योंकि उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो उसकी डेंसिटी बढ़ गई। अब वो पानी जब बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है तो इट स्टार्ट्स मूविंग डाउन, और जब ये नीचे बढ़ता है तो अपने नेक्स्ट लेयर ऑफ वाटर को धक्का लगाता है, फिर उसके अगले लेयर पे ये वाला लेयर धक्का लगाता है, और इस तरीके से एक साइकिल सा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे भी आप सोचिए, जब इक्वेटर से पानी पोल की तरफ जाएगा इधर, तो यहाँ पे थोड़ा सा वैक्यूम तो क्रिएट होगा ही। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए फिर क्या होगा कि यहाँ पे जब पानी फ्रोजन हुआ, आइस ने सॉल्ट रिलीज किया, वो सॉल्ट नीचे के पानी के साथ मिल करके यहाँ की डेंसिटी बढ़ाएगा, और वो फिर हेवियर वाटर नेक्स्ट लेयर को थ्रस्ट देगा, फिर वो नेक्स्ट लेयर को थ्रस्ट देगा, और एक साइकिल सा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें टॉप सरफेस पे ओशन के वार्म करंट चलते हैं, फिर पोलर एरिया में जाकर के आइस के फ्रीज होने के बाद वहां से बीनीथ द ओशन ऐसे अंडर सी, अंडर ओशन चलता है कोल्ड करंट, जो फिर पोल से इक्वेटर की तरफ आता है ऐसे। इसी को यहां दिखाया गया है। यहां से वार्म करंट गया, यहां पे पानी सबडक्ट हुआ, और नीचे से घूम करके वापस से कोल्ड करंट आया ऐसे। तो ये है मोटा मोटा मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओशन करंट। ओशन करंट के फॉर्मेशन में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, विंड का भी रोल होता है। विंड जब हवाएं चलती हैं तो वो शियर स्ट्रेस लगाती हैं ऑन द ओशनिक सरफेस, ताकि पानी को धक्का दिया जा सके टुवर्ड्स द पोल। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कोरियोलिस फोर्स दैट अप्लाइज ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, जो एक तरीके का इनर्शियल फोर्स है, उसका भी महत्वपूर्ण रोल है इन मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। एट द सेम टाइम कलेक्शन ऑफ वाटर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, जिससे पानी एक शीट की तरह बह करके एक स्ट्रीम की तरह बहे फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स। अब होता क्या है कि ये जो ओशन करंट्स हैं, ये पूरे दुनिया भर में चलती रहती हैं। यही मैकेनिज्म जो मैंने आपको समझाया वो पूरे दुनिया भर में चलती रहती हैं। तो इसके कारण एक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट सा बन जाता है। जैसे आपने एयरपोर्ट्स पे लगेज पिक करने वाला जगह देखा है ना, जहाँ पे कन्वेयर बेल्ट चलता रहता है, लोगों का लगेज वहां पे घूमता रहता है, वैसे ही पूरे दुनिया भर में एक इस तरीके का ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट चलता रहता है। ये ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट पूरा एक साइकिल लगभग 1000 साल में कंप्लीट करता है। बट ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट से होता क्या है कि हीट कीप्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग अक्रॉस द अर्थ। इक्वेटोरियल एरिया का जो हीट है वो धीरे धीरे पोलर एरिया की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। तो ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की एक उसका आप कह सकते हैं आउटकम है कि हीट जो है वो इक्वेटोरियल एरिया से पोलर एरिया की तरफ ये डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। यहाँ से वार्म वाटर चला, जाकर के वो आइस में कन्वर्ट हो गया नियर द पोल्स। आइस अपने अंदर का सॉल्ट रिलीज कर देगा, वो सॉल्ट नीचे का पानी को हेवी बनाता है, और फिर वो पानी नेक्स्ट लेयर को धक्का देता है, और इस तरीके से एक साइकिल सा कंप्लीट होता है। और ये साइकिल जो है फिर वो एक ओवरऑल अगर पूरे दुनिया भर के अलग अलग ओशन करंट्स को देखें तो कलेक्टिवली दे मेक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट्स। अब ये जो ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट है पूरे दुनिया भर में बन रहा है, उसमें अगर हम लोग अटलांटिक रीजन में, खासकर नॉर्थ अटलांटिक रीजन में हम फोकस करें यहाँ पे, तो एक कन्वेयर बेल्ट यहाँ पे ऐसा बनता है। इक्वेटर से पानी गया पोल्स की तरफ, वहां सबडक्ट हुआ। दिस पार्ट ऑफ द ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट इज नोन एज एटलांटिक मेरियोडिनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, शॉर्ट में कहें तो AMOC। अब ये जो AMOC है, इट इज पार्ट ऑफ द ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट। AMOC का सिग्निफिकेंस समझते हैं। ओवरऑल ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, बट AMOC भी हेल्प करता है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट अराउंड द अटलांटिक रीजन, नॉर्थ अटलांटिक रीजन। देखो आप समझो, ये जो वार्म करंट है ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के कोस्ट को वॉश करता हुआ जाता है, वार्म करंट। ये कारण है कि
वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के जो कोस्टल एरियाज हैं, इंग्लैंड के या फ्रांस के जो एरियाज हैं, दे आर रिलेटिवली वार्मर ड्यूरिंग विंटर्स इन कंपैरिजन विद द लोकेशन ऑन द सेम लैटिट्यूड इन कनाडा। तो कनाडा में जो कोई एक लोकेशन है उसके मुकाबले उसी लैटिट्यूड पे कोई लोकेशन इंग्लैंड में है, तो इंग्लैंड वाला वार्म रहेगा, कनाडा वाला बहुत ठंडा रहता है। उसके पीछे का कारण है ये वार्म करंट, ये वाला करंट that is part of AMOC, and AMOC is part of overall global conveyor belt. उसके अलावा ये वार्म ओशन करंट है which keeps on washing the source of Western Africa and Western European countries. तो इस कारण से यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो रिलेटिवली वार्म रहता है। जब एटमॉस्फेयर वार्म रहता है तो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहती है और इस कारण से वो रेनफॉल ज़्यादा करवा पाते हैं। तो इसी कारण से आप देखोगे कि इस एरिया में बारिश ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन विद द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा एंड अमेरिका। उसके मुकाबले वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप एंड यूरोप में ज़्यादा बारिश होती है। उसके अलावा ये जो सर्कल है ओवरऑल ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट में अगर हम बात करें तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन कार्बन सेक्वेस्टरेशन बाय द ओशन। ओशन कार्बन कैप्चर करता है, CO2 को कैप्चर करता है एटमॉस्फेयर से, उसमें ये AMOC या ओवरऑल ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट का इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे, जरा समझिए। देखिए, ये वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस के ऊपर एयर रहता है, ओशन का सरफेस है उसके ऊपर एयर रहता है, एयर के अंदर CO2 रहता है। अब होता क्या है कि CO2 कीप्स ऑन मिक्सिंग विद द वाटर, तो अपर लेयर के साथ हमेशा थोड़ा बहुत CO2 मिक्स्ड रहता है। अपर लेयर ऑफ द वाटर वैसे भी उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, उसके साथ एटमॉस्फेयर से CO2 हमेशा मिक्स्ड होता रहता है। अब फिर क्या होता है कि ये CO2 जो अपर लेयर ऑफ वाटर ऑफ द ओशनिक सरफेस के साथ मिक्स्ड है, वो CO2 जब ये पानी जाकर के पोलर एरिया में सबडक्ट होता है तो पानी के साथ साथ CO2 भी ओशन के अंदर सब्ज्यूम हो जाता है, सबडक्ट हो जाता है। और इस तरीके से ये जो कन्वेयर बेल्ट है या उसका ये जो कंपोनेंट है AMOC, इट कीप्स ऑन एब्जॉर्बिंग CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इस तरीके से कुछ हद तक ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करने में ओशन भी रोल प्ले करता है बाई कार्बन सेक्वेस्टरेशन। और फिर होता क्या है कि जब CO2 एब्जॉर्ब होगा इनसाइड द ओशन, तो वो CO2 बीनीथ द ओशन सरफेस जो मरीन प्लांट्स हैं, ओशन के अंदर जो प्लांट्स हैं, उनको फिर हेल्प करता है इन फोटोसिंथेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ देयर फूड, क्योंकि उनको सनलाइट मिल रहा है ऊपर से और साथ में उनको CO2 चाहिए। अब मरीन प्लांट्स को जब CO2 मिलता है तो फिर वो न्यूट्रिएंट्स क्रिएट करते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स को फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है ये ओशन करंट अक्रॉस द वर्ल्ड, और इस तरीके से उन न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करके बाकी जो मरीन स्पीसीज हैं, अलग अलग तरीके के फिशेज, क्रूस्टेशियंस, लॉबस्टर्स, वो जिंदा रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दीज ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट्स आर हेल्पफुल इन heat management of the earth. They help in rainfall in many areas, especially in the western European region. They are helpful in carbon sequestration by the ocean, और carbon sequestration के बाद जो nutrient formation होता है उसके distribution में भी they are quite helpful across the world, which helps in supporting biodiversity in oceanic region. अब करंट न्यूज ये है, देखिए ये रिपोर्ट बार बार आ रही है, अलग अलग सोर्सेज से आ रही है। जैसे IPCC ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश किया। ये जो करंट आर्टिकल इसी से रिलेटेड है और रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो AMOC है, अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, विच इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट। जैसे कन्वेयर बेल्ट के अंदर भी एक जगह कहीं इंजन लगा रहता है, वैसे आप मान लीजिए कि ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां से पूरा का पूरा बाकी ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट डिराइव होता है, उसको थ्रस्ट मिलता है। और ये जो AMOC है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है। वीक होने के पीछे का कारण बताया जा रहा है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, AMOC तब तक मजबूत रहेगा जब तक इक्वेटोरियल और पोलर एरियाज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस एक अच्छा खासा रहेगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी कि डिफरेंस इन द टेम्परेचर इज हाइयर। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण पोलर एरियाज का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिस कारण से टेम्परेचर ग्रेडियंट कम हो रहा है। अब जब टेम्परेचर ग्रेडियंट कम होगा तो धीरे धीरे ये जो ओशनिक करंट है, वार्म ओशनिक करंट, वो कमजोर होगा। क्योंकि भाई जब यहाँ का पानी और यहाँ का पानी दोनों, यहाँ का पानी और यहाँ का पानी दोनों का टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, तो ये वार्म ओशनिक करंट कमजोर होगा और फिर पूरा का पूरा ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट कमजोर होगा।
और ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट कमजोर हो रहा है, ऐसा रिपोर्ट किया है आईपीसीसी ने कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एएमओसी इज वीकनिंग एंड एएमओसी के वीकन होने के कारण पूरा का पूरा ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट वीक हो रहा है। ये वाला वीक हो रहा है साइकिल, और इस साइकिल के वीक होने के कारण पूरा का पूरा ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट वीक हो रहा है। और ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट वीक होने का मतलब समझ ही रहे हैं आप कि फिर जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे दुनिया भर में वो ठीक से नहीं होगी। उसके अलावा रेनफॉल कई सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में कम हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कार्बन एब्जॉर्प्शन हो रहा है विद इन द ओशन वो कम हो जाएगा। तो इस कारण से ग्लोबल वार्मिंग विल बी एक्सेलरेटेड। प्लस कार्बन एब्जॉर्प्शन के कारण जो ओशन के अंदर न्यूट्रिएंट फॉर्मेशन होता था वो नहीं होगा, तो मरीन लाइफ विल बी फर्दर डिस्टर्ब्ड। उसके अलावा एक्सट्रीम इवेंट्स विल इंक्रीज बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग विल बी एक्सेलरेटेड। कोल्डर टेम्परेचर इन यूरोपियन एरियाज, यहाँ पे टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा, बारिश होनी कम हो जाएगी। साथ ही साथ इट विल ऑल्सो इंटेंसिफाई एल नीनो इफेक्ट्स एंड विच कुड ट्रिगर ड्रॉट्स, फ्लड एंड क्लाइमेट इंस्टेबिलिटी लाइक कंडीशन इन कंट्रीज लाइक इंडिया। तो पूरे दुनिया भर में बहुत अलग अलग एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ वीकनिंग ऑफ एएमओसी। एंड एज पर आईपीसीसी रिपोर्ट एएमओसी इज वीकनिंग एंड इट विल लूज अबाउट 59%। आई हैव नॉट गिवन दिस डेटा, आई विल एड इट, यहाँ पे मुझसे छूट गया है, I will add it as per this article recently published. AMOC will weaken 59% by 2100. By the year 2100 वो अपना जो एवरेज पावर है उसके मुकाबले 59% तक कमजोर हो जाएगा। So that is going to be a major cause of concern. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है मेंस में, या तो जीएस पेपर 1 में या जीएस पेपर 3 में, कि एएमओसी क्या है और उसका क्या इंपैक्ट होगा भारत पे, खास कर आप बताएं। इस तरह के प्रश्नों में मैप बनाना बहुत जरूरी है, मैप की मदद से कुछ चीजें एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट व्हाइट बेलीड हेरॉन एंड कलाई टू हाइडल प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाइट बेलीड हेरॉन इस तरीके का बर्ड दिखता है, व्हाइट बेलीड हेरॉन, ऑल्सो नोन एज इंपेरियल हेरॉन। इट इज एन इंडिकेटर स्पीसीज फॉर रिवर इकोसिस्टम। मतलब जिस रिवर के आसपास व्हाइट बेलीड हेरॉन दिखे, आप समझ जाइए कि वो रिवर का इकोसिस्टम हेल्दी है, यानी कि उस रिवर के अंदर फिश पॉपुलेशन अच्छी है, वाटर क्वालिटी अच्छी है। व्हाइट बेलीड हेरॉन प्रेफर्स टू लिव अराउंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड डाइट्स में इट प्रेफर्स ईटिंग फिश फाउंड इन रिवर्स। व्हाइट बेलीड हेरॉन की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इट मेनली इज फाउंड, दे आर मेनली फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर हम बात करें तो मेनली अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, अराउंड लोहित रिवर रीजन। लोहित रिवर के आसपास ये बहुत सारे पाए जाते हैं व्हाइट बेलीड हेरॉन। इन द कामलांग एंड नामधापा टाइगर रिजर्व, नामधापा टाइगर रिजर्व और कामलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के अराउंड लोहित रिवर, वहां पे व्हाइट बेलीड हेरॉन पाए जाते हैं। White bellied herons are categorized as critically endangered by IUCN in its Red Data Book, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अब व्हाइट बेलीड हेरॉन न्यूज में क्यों है? आपको मैंने जैसा बताया, लोहित रिवर के आसपास का जो रीजन है दैट सपोर्ट्स ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ व्हाइट बेलीड हेरॉन। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोहित रिवर के ऊपर एक हाइडल प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, 1200 मेगावाट का कलाई 2 हाइडल प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। इट विल बी अ रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट ऑन लोहित रिवर, मतलब लोहित का पानी थोड़ा डाइवर्ट किया जाएगा। अब ये जो कलाई 2 हाइडल प्रोजेक्ट है, इसका प्रपोजल तैयार किया गया है बाय द कंपनी THDC, जो ये हाइडल प्रोजेक्ट लाना चाहती है, और वो प्रपोजल सबमिट किया गया है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी को, विच वर्क्स अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। तो अब क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट करने वाली है THDC, उसके लिए उन्होंने जो रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हम कैसे कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, क्या क्या इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं जिसको हम कैसे ओवरकम करेंगे, उसमें उस रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि 869 हेक्टेयर्स ऑफ सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट को यहाँ पे काटना पड़ेगा इन ऑर्डर टू डाइवर्ट वाटर एंड ऑल। बट इन दैट रिपोर्ट white bellied heron has not been mentioned, जबकि white bellied heron is a critically endangered bird and it mainly lives or found
इन दिस एरिया अराउंड लोहित रिवर, और व्हाइट बेलिड हिरन के पॉपुलेशन पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस कलाई टू हाइडल प्रोजेक्ट। येट द रिपोर्ट सबमिटेड बाय टीएचडीसी टू फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी डज नॉट मेंशन अबाउट व्हाइट बेलिड हिरन, दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। इसी कारण से ये आर्टिकल आया है। व्हाइट बेलिड हिरन से रिलेटेड ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि दे आर क्लासिफाइड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वो तो मैंने आपको बताया ही। दे आर ऑल्सो अमंग्स द टॉप 100 इवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट and globally endangered species EDGE age species and have estimated population of less than 60 confirmed individual throughout this its range। 60 से भी इनकी संख्या कम है और फिर वो भी खत्म हो जाएंगे अगर ये कलाई टू हाइडल प्रोजेक्ट लाया गया तो। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट गैलापागोस आर्कीपेलागो। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्कीपेलागोस मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ आइलैंड्स, 8-10 आइलैंड्स एक साथ हो उनको कहा जाता है आर्कीपेलागो। अब ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में वेस्टवर्ड साइड में यहाँ पे एक देश है इक्वाडोर। इक्वाडोर से लगभग 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे देयर आर सीरीज ऑफ आइलैंड्स कलेक्टिवली नोन एज गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर लाई करते हैं। सम ऑफ द आइलैंड्स आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हाइल अदर आर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये जो गैलापागोस आइलैंड है दे बिलोंग टू इक्वाडोर, तो यहाँ पे टेरिटोरियल सोवरेनिटी इक्वाडोर देश की है। 1978 में गैलापागोस आइलैंड्स वेयर डिक्लेयर्ड एज यूनेस्कोज हेरिटेज साइट एंड दे वेयर इनफैक्ट द यूनेस्कोज डिक्लेयर्ड फर्स्ट हेरिटेज साइट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पहला हेरिटेज साइट गैलापागोस आइलैंड ही था जो यूनेस्को ने डिक्लेयर किया नेचुरल हेरिटेज साइट इन 1978। अब गैलापागोस की खासियत ये है कि दे आर कॉल्ड, दिस आइलैंड इज कॉल्ड वर्ल्ड इन इटसेल्फ ड्यू टू इट्स बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। चार्ल्स डार्विन जो ब्रिटिश नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने जो अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थी, वो इसी गैलापागोस आइलैंड को विजिट करने के बाद उन्होंने दिया था। आप देखो ये है इक्वेटर के आसपास, लेकिन गैलापागोस में पेंगुइन्स भी मिलते हैं एंड इनफैक्ट गैलापागोस पेंगुइन्स आर द ओनली पेंगुइन स्पीसीज टू बी फाउंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मैंने आपको बताया कुछ दिनों पहले जब एम्पेरर पेंगुइन्स बताया था कि पेंगुइन्स तो सदर्न हेमिस्फीयर में मिलते हैं, अंटार्कटिका में, लेकिन एक ही जगह ऐसा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप कह सकते हैं जहां पे पेंगुइन्स मिलते हैं, वो है गैलापागोस आइलैंड। और देखो इक्वेटर के आसपास भी पेंगुइन मिल रहे हैं गैलापागोस आइलैंड में, इतना रिच है, इट इज कॉल्ड वर्ल्ड इन इटसेल्फ। करंट न्यूज जो है वो गैलापागोस आइलैंड से रिलेटेड है। इतना महत्वपूर्ण न्यूज नहीं है, न्यूज सिंपल है कि एक स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरी सिस्टम लगाया गया है गैलापागोस आइलैंड पे ताकि वहां की इकोसिस्टम को स्टडी किया जा सके और उससे रिलेटेड कंजर्वेशन अप्रोच लाया जा सके। न्यूज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, येट गैलापागोस आइलैंड के बारे में आपको समझना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है। गैलापागोस आइलैंड से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Vietnam was the first country to enter into strategic partnership with India in 2007 and India-Vietnam upgraded their relationship to the comprehensive strategic partnership in 2016। दोनों स्टेटमेंट सीधे सीधे सही हैं। Hanta virus rarely spreads from one person to another, but it has high fatality in comparison with COVID-19। This is absolutely correct। Coronavirus spreads rapidly amongst human after initially jumping from bat to human। This statement is also correct। India's first fabrication display unit will come in Telangana and yet to go is HIV pre-exposure prophylaxis injection। That's all from our side for today. Thanks for watching।